बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो पीएसएल खत्म हो चुका है। फाइनल लाहौर कलंदर्स जीत चुकी है। मेरे जहन में मुल्तान सुल्तान ही नाम आ रहा है क्योंकि वो एक फेवरेट टीम थी। तो हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं। पहले भी ये हमारे साथ आए थे 9 फरवरी को, जब पहला मरला मुकम्मल हुआ था कराची में। तो उसके बाद से ही हम डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। फिर इसके अलावा हम देखेंगे कि ये जो पीएसएल है इसको किस तरीके से पीसीबी ने करवाया, क्योंकि जो पिछले 2 सीजन्स थे वो कंप्लीट एक ही बार में मुकम्मल नहीं हुए थे, 2 मरलों में उनको मुकम्मल किया गया था। तो इस बार पीएसएल का इनेकाद जो है वो कैसा रहा। और इसके अलावा 4 तारीख को ऑस्ट्रेलिया का टूर भी आ रहा है, जिसमें पहले टेस्ट का आगाज हो रहा है रावलपिंडी से, तो उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वहीं से जहां पर हमने लास्ट जो डिस्कशन थी वो क्लोज की थी। तो आपने आखिर में कहा था कि कराची किंग्स के साथ साथ लाहौर भी टूर्नामेंट से बाहर होने वाला है। तो अब क्या कहेंगे, क्या हो गया, ये एकदम से हालात बदल गए? जिसे कहते हैं ना, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। सिचुएशन ही चेंज हो गई। और मेरी बात कहने की वजह थी कि हम जो है ना, जैसे मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं हम्म। डेटा के जो देखता हूँ ना, तो डेटा देखकर मैं फैसला करता हूँ, अपने एनालिसिस बनाता हूँ। अनहोनी को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अ, हम्म। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि डेटा, बेस्ड ऑन अवेलेबल डेटा, जो उनकी जो टीम जो थी, जो पिछले 6 सालों के साथ जिसने डिलीवर नहीं किया, वो 7वें साल में कैसे आके डिलीवर करेगी। लेकिन अगर आप उनका पीएसएल का, अगर लाहौर का आप देख लें, प्लेऑफ्स का रिकॉर्ड देख लें, और जिस तरह वो इस्लामाबाद से मैच जो वो जीती है, तकरीबन ही अन जिसे कहते हैं ना, इस्लामाबाद ने वो मैच प्रीटी मच हाथ में दिया हम्म। लाहौर के। और फिर लाहौर ने आके जिस तरह आखिरी 5 ओवर में 77 रन मारे फाइनल के अंदर, और मोमेंटम बिल्कुल ही चेंज कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो ये 2 बड़ी अनहोनी चीजें थी। और जो मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा फैक्टर जो लाहौर के लिए रहा, जिसको मैंने अपनी कैलकुलेशन के अंदर काउंट नहीं किया था, वो था क्राउड। और क्राउड ने जिस तरह विल किया लाहौर की जीतों के अंदर, और जिस तरह उन्होंने बैकअप की, पुश किया। अब मेरे ख्याल से बाकी जो पीएसएल की टीमें जो हैं, वो अब नाराज सी हो जाएंगी, वो कंप्लेन करेंगी, शिकायत करेंगी पीसीबी को कि जो इस्लामाबाद वाले हैं, वो कहेंगे कि हमारे मैचेस भी रावलपिंडी में होने चाहिए। आप इमेजिन करें, पिशावर जल्मी का मैच पिशावर के अंदर, कोयटा ग्लैडिएटर का मैच कोयटा के अंदर, इट वुड बी ए जैमिंग पीएसएल अगर इस तरह हो जाए, और इस तरह का एक जैमिंग किस्म का मुकाबला, और आपको फिर पूरे ग्राउंड भरे हुए नजर आएंगे हर मैच के अंदर, मजा ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी हम प्लेयर्स की बात करते हैं। इन पर हमने पहले भी बात की थी, जिस तरह हफीज हो गए। हफीज ने तो आखिरी मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेके अगले सीजन के लिए भी अपना टिकट खरीद लिया है। तो अगर हम शोएब मलिक की बात करें तो इन पर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है कि इनकी एज बहुत ज्यादा हो गई है। जो चेयरमैन साहब हैं वो भी इन पर तनकीद करते रहे हैं। लेकिन अगर हम इस पीएसएल को देखें तो सबसे ज्यादा रन पेशावर जल्मी की तरफ से इन्होंने बना रखे हैं, 401 रन। और जो दूसरे नंबर पर बैट्समैन है वो बेन कटिंग है, जिनके 200 रन भी नहीं है। तो इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। और इसके अलावा जो इनकी फील्ड में एनर्जी होती है, और जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस जा रही है, जिस तरह की इनकी फिटनेस जा रही है, और छठे बॉलर का भी आपको एडवांटेज है इनकी तरफ से। तो क्या लगता है आपको कि इनके अंदर क्रिकेट अभी मजीद बाकी है? देखें, एक तो जिस तरह की उन्होंने इस दफा परफॉर्मेंस दे दी है, उसके ऊपर तो आप उसको अगले पीएसएल से निकाल तो नहीं सकते, दैट्स फॉर श्योर, राइट। लेकिन ये हम्म। पिशावर जल्मी वालों को भी सोचना पड़ेगा कि आपका जो बेस्ट बैट्समैन है, वो एक 40 साल प्लेयर है जो आपका बैट्समैन आ रहा है। और जो दूसरे नंबर पे आ रहा है, वो नीचे से एक पावर हिटर है, जो जो जिसकी हम्म। जॉब जो है वो 22 से 23 रन से ज्यादा बनाने की नहीं है। हम्म। ठीक है। और तो फिर ये इस्लामाबाद, फिर ये जल्मी को भी सोचना पड़ेगा, पिशावर जल्मी को भी सोचना पड़ेगा, यार हम कुछ अच्छे बैट्समैन अपनी टीम के अंदर डालें, कुछ अच्छे फॉरेन प्लेयर अपनी टीम के अंदर डालें, जो हमारे लिए डिलीवर कर सकें टॉप ऑफ द ऑर्डर, जो हमें बड़ा स्कोर देख सकें। जैसे जेसन रॉय को देख ले, 5 मैचों के लिए आया, लेकिन वो कोयटा ग्लैडिएटर के टॉप कर गया रन्स के अंदर। ठीक है। बिल्कुल। और उसने उन 5 मैचों के अंदर डोमिनेट किया। तो अगर टीमों को अब ये बहुत सोचना पड़ेगा ना, फॉरेन प्लेयर्स को ला के आने के लिए, कि वो फॉरेन प्लेयर्स को जो वो पिक करें, वो मैच विनिंग प्लेयर्स हों, वो मैच जिता के दें उनको, ना कि वो
ना के वो मसला, ना के वो बस रेलू कट्टे वाले फॉरेन प्लेयर हों। जैसे मैं सबसे बड़ा रेलू कट्टा समझता था ये डेविड वीजा को, लेकिन उसने सेमीफाइनल और फाइनल जिताकर पिछले 6 सालों की कसर उतार दी है मेरे ख्याल से। तो लेकिन आप ये सोचना पड़ेगा फ्रेंचाइजीज को कि भाई रेलू कट्टों को छोड़ें और हम डोमिनेटिंग प्लेयर लेके आए, थोड़े पैसे खर्च करें, थोड़ी आप कैप भराएं, ताकि आप बेहतरीन से बेहतरीन जो टॉप प्रॉस्पेक्ट है टीम्स का वो आप लेकर आ सकें। तो इंटरनेशनल लेवल पर आप समझते हैं कि जरूरत है शोएब मलिक की? मेरे ख्याल से तो अगर हम एशिया की बात करें तो शोएब मलिक वहां पर एक अच्छे बैट्समैन साबित हो सकते हैं। अगर हम बाहर चले जाएं सीना कंट्रीज में तो वहां पर वो स्ट्रगल करते नजर आए, लेकिन अगर हम एशिया की बात करें तो T20 में मेरे ख्याल से कम्पीट कर सकते हैं ये। हाँ, आप देखें मसला ये है कि शोएब मलिक की जो प्रॉब्लम जो है कि वो उनकी बैट स्पीड अब बहुत स्लो हो गई है। तो अब वो आप यूएई की पिचेस के अंदर, पाकिस्तान की पिचेस के अंदर तो आपको डिलीवर करके दे देंगे, लेकिन आप शोएब मलिक को कहें कि आप इंग्लैंड की पिचेस के ऊपर, जो अगला वर्ल्ड कप आ रहा है ऑस्ट्रेलिया की पिच के ऊपर आप डिलीवर करके दें, वो कभी भी नहीं करके देंगे। तो ऑस्ट्रेलिया में तो मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि उनको लेके जाएं। ऑस्ट्रेलिया में आपको नीचे से आकर शोएब मलिक की जगह, क्योंकि हमारे ऊपर से 2 ओपनर ऐसे होंगे जो बॉल्स ले लेंगे अपनी और मैच को छोटा कर देंगे, तो नीचे के लिए आपको पावर हिटर चाहिए होंगे। और शोएब मलिक में जो है ना पावर हिटिंग वाली एबिलिटी, अब वो नहीं रही जो पहले किसी जमाने में हुआ करती थी। ठीक है, अगर हम पावर हिटर्स की बात करें तो आसिफ अली बड़े मशहूर हुए थे वर्ल्ड कप में, लेकिन उसके बाद से एक ऐसा लग रहा है कि उनकी कारकर्दगी को जंग लग गया है। अभी 2 मैचेस जो इस्लामाबाद लाहौर से हारी है, तो अगर आप देखें दोनों मैचेस जो हैं आसिफ अली मौजूद थे आखिरी ओवर तक या आखिरी ओवर से पहले 19वें ओवर तक, लेकिन वो दोनों मैच हारी है। अभी ये जो एलिमिनेटर हुआ था 8 बॉल पर 8 रन चाहिए थे और आसिफ अली मौजूद थे, लेकिन इनसे ये मैच फिनिश ना हो सका। तो आसिफ अली ने भी अपना जो कैरियर है क्या वो एक ही इनिंग्स पर खेलना है? नहीं, अब देखें ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, और जब वो मैच खत्म हुआ तो मैंने भी यही सोचा था कि पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा एक रेड हम्म, फ्लैग है कि आसिफ अली 8 बॉलों पे 8 रन पड़े हुए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, मैच फिनिश करना चाहिए था। मैच उन्होंने फिनिश नहीं किया और एक ऐसी डेंजरस शॉट मारते हुए एलिमिनेटर मैच के अंदर वो आउट हो गैर गए। जमीन। बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदाराना शॉट थी उनकी और वो आउट हो गए। वो शॉट खेलते हुए मेरे ख्याल से आसिफ अली जो है, आपकी जो है ना वो फ्रीज हो गई है आपकी जो वीडियो है। ठीक तो है, मेरे ख्याल वो से मैंने खुद बंद किया। अच्छा अच्छा, तो मेरे ख्याल से आसिफ अली जो है ना उनका ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग आ गया है। और एक में बहुत जो कहते हैं ना कि फॉर्म जो होती है वो परमानेंट होती है, और सॉरी क्लास जो होती है परमानेंट होती है, और फॉर्म जो होती है वो अप एंड डाउन होती रहती है। ये अक्सर हम ग्रेट प्लेयर्स के लिए कहते हैं, लेकिन अब ये जो फार्मूला है ना ये आप रेगुलर प्लेयर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या जो आसिफ अली की जो 2 मैचेस की परफॉर्मेंस थी जो वर्ल्ड कप के अंदर, क्या वो हम्म, उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी जो हमने अब देख ली है? और जो हम्म। सारी जिंदगी जो परफॉर्म करते हुए हैं एक्चुअल में वो उनकी क्लास वो है? ये मेरे ख्याल से हमें बहुत जल्द फाइंड आउट कर लेना चाहिए, क्योंकि बड़े मैचेस आएंगे। इंग्लैंड बड़े मैचेस आने वाले हैं, इंग्लैंड के भी 7 T20s हैं। मेरे ख्याल से जल्दी आसिफ अली जल्दी फाइंड आउट हो जाएंगे अगले मैचेस के अंदर, और फिर हम कुछ ज्यादा बेहतर पावर हिटर लेके जाएं अपने साथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अच्छा, उसी मैच में 2 प्लेयर्स और भी थे जिन्होंने बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया था। एक तो हसन अली हो गए, उन्होंने भी इसी तरह की हरकत की है, और दूसरे वसीम जूनियर भी थे। चलिए वसीम जूनियर तो बहुत ज्यादा यंग हैं, उन इतनी मेच्योरिटी नहीं है उनकी, लेकिन हसन अली को भी अब T20 में तो एज अ ऑलराउंडर ही खिलाया जाता है। वो 7वें नंबर पर आते हैं इस्लामाबाद की तरफ से। तो उनकी तरफ से भी ये से इतनी बड़ी गैर जिम्मेदारी आई, और वो काफी अरसे से टीम में भी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई वो बहुत यंग है। तो देखें इस बात में अगर हसन अली के बाद से गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, ठीक है। आप वर्ल्ड कप याद कर लें जो इंग्लैंड में था, जिसमें हम पहला मैच वेस्ट इंडीज से बहुत बुरी तरीके से, ओडीआई वर्ल्ड कप बहुत बुरी हम्म, तरीके से हारे, और हमारा रन रेट वेस्ट इंडीज ने इतना को बुरा किया कि सारी जिंदगी वो हमने अगले मैचेस जीत भी लिए, न्यूजीलैंड से हमने मैच हाँ। पॉइंट्स बराबर कर भी लिए, लेकिन हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके अगले राउंड के लिए।
उसकी आप उस मैच में देख लें, पहली बॉल पे आते साथ ही हसन अली ने उठा दी, हालांकि हफीज जो थे खड़े हुए थे दूसरी साइड पे, वो हसन अली चाहते तो थोड़ी पार्टनरशिप बना देते, लेकिन एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते हुए वो निकल गए। ठीक है, तो और दूसरी हसन अली के साथ आपको टाइम एंड टाइम ये परफॉर्मेंस मिलती रहेगी, लेकिन मैं बार बार ये कहता रहता हूँ कि हसन अली की जॉब नीचे से बैट के साथ डिलीवर करके देना नहीं है। ठीक है, वो जॉब आपने स्पेसिफिकली असाइन की हुई है मैच फिनिश करने के लिए आसिफ अली को, और आसिफ हाँ। आसिफ अली अगर नहीं करके देंगे, जिसके जो पैसे दे रहे हैं, हसन अली की जॉब नीचे पैसे, वो नीचे से आके हिट लगाने की नहीं कर रहा, वो पैसे ले रहा है बॉल करने के लिए, आउट करने के लिए। तो अगर वो हसन अली नीचे से आके कुछ डिलीवर कर देता है तो वो सोने पे सुहागा होगा, लेकिन अगर वो गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते हुए आ रहे हैं, दैट्स हाउ इट बैट समटाइम, ये दो धारी तलवार है, कभी कभी तुक्का लग जाए तो वो आपको मैच जिता के भी दे देता है, कभी नहीं लगता, लेकिन आप हसन अली को नहीं ब्लेम कर सकते उस मैच के ऊपर। मैं अगर क्रिटिसाइज करूंगा तो मैं क्रिटिसाइज करूंगा एलेक्स हेल्स को, मैं क्रिटिसाइज करूंगा आसिफ अली को। इसका मतलब है कि जो वसीम है इनको ऊपर भेजना चाहिए हसन अली से। ओ एब्सोल्युटली, मेरे ख्याल से वसीम जो है वो मच बेटर बैट है, क्या कहते हैं, हसन अली से बहुत जबरदस्त बैट है। इवन दो के अब्दुल रजाक उनके मुताबिक तो जो मोहम्मद वसीम जो है वो फ्यूचर पाकिस्तान के बेहतरीन ऑलराउंडर बन सकते हैं, लेकिन बात वही है, जब मौके पर चौका नहीं लग सका उनसे 3 गेंदें उन्होंने खाई, और दूसरा रन्स भी उनको भी पता होना चाहिए कि यार एक जिम्मेदाराना बंदा सोचता है, क्रिकेट की एक थोड़ी सी सेंस होती है कि एक तुक्का है ही नहीं तो आप क्यों ले रहे हो। कोशिश करें कि चले तीसरी बॉल हो गई, फिर भी आपको आखिर अगर आप चौथी बॉल वो खेल लेता, सिंगल ले लेता, फिर भी आपके पास 2 गेंदें पड़ी होती थी। अगर वो चौथी मिस भी कर जाता, पांचवी पे सिंगल ले लेता, फिर भी आपके पास आखिरी बॉल होती, आप अपने आप को जो पहली 2 गेंदों पे अपना बिलीफ रख रहे थे कि मैं छक्का लगाऊंगा, तो आखिरी गेंद पे भी अपने बिलीफ कर लेते मैं छक्का लगाऊंगा। तो मेरे ख्याल से मोहम्मद वसीम की जो गेम रीडनेस थी ना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मेरे ख्याल से इस्लामाबाद की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो गेम अच्छी तरह रीड नहीं कर पा रहे थे, उनकी बेस्ट टीम थी पर वो गेम नहीं सही तरह रीड कर पा रहे थे। मेरे ख्याल से अजहर महमूद की ये काफी ज्यादा लैकिंग थी। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें मुल्तान सुल्तान, वो अच्छा गेम रीड करते थे। मेरे ख्याल से इस्लामाबाद जो थे ना, उनकी गेम स्ट्रेटेजी और गेम रीडनेस जो थी ना, वो बहुत कमजोर थी। वो बहुत ज्यादा अपने डिपेंड करते थे कि हमारी लंबी बैटिंग लाइनअप है, हम कुछ भी कर सकते हैं इस बैटिंग लाइनअप से, वो उस पर ज्यादा बहुत ज्यादा डिपेंड करते थे, और इवेंचुअली उनका पोल खुल गया जब प्रेशर सिचुएशन आई। ठीक है, अच्छा अगर हम अब इस पीएसएल को देखें तो एक तो ये जमान खान लाहौर के जो बॉलर हैं इनकी कारकर्दगी अच्छी रही है, उनको कोई अवार्ड भी मिला है। इसके अलावा पेशावर के इरशाद हैं, उनकी भी कारकर्दगी अच्छी रही है। और इसके अलावा अगर मैं पूछूं कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने मुतासर किया है और वो मुस्तकबिल में खेल सकता है पाकिस्तान के लिए, या पाकिस्तान को इन्वेस्ट करना चाहिए उसके ऊपर? नहीं, ये सबसे बड़ा जो मेरे लिए वरीसम जो एक्सपर्ट था इस पीएसएल के अंदर, कि हम पीएसएल के अंदर इस साल हमें कोई प्लेयर नजर नहीं आया फ्यूचर के लिए। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा वरीसम पार्ट था। मोहम्मद जमान जो जो प्लेयर हैं, ये ऑलरेडी हम केपीएल के अंदर हम फाइंड आउट कर चुके हैं, यानी कि जो हम अमर्जिंग प्लेयर्स खिला रहे थे, उन अमर्जिंग प्लेयर्स में से कोई फ्यूचर के लिए प्रॉस्पेक्ट अच्छा नजर नहीं आया। एंड सेकेंड हम्म, हैंड, जब हम जो पिछले साल के अमर्जिंग प्लेयर थे, उन्होंने एक किस्म का बैक स्टेप ले लिया। शाहनवाज धानी ने बैक स्टेप ले लिया पिछले साल। हम्म, इमरान जूनियर ने बेहतरीन बॉलिंग की पेशावर जल्मी की तरफ से, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा है बैक स्टेप नहीं, लेकिन लगता है उन्होंने पीछे की दौरी लगा दी कराची किंग के लिए, और वो बिल्कुल बुझे बुझे से नजर आए, बिल्कुल अपनी फॉर्म जो थी उनकी बिल्कुल नहीं लगी हुई थी। आप कह सकें मैं कह रहा था कि शायद मोहम्मद इखलाक जो केपीएल के अंदर छाए हुए थे, मुझे लग रहा था शायद मोहम्मद इखलाक इस पीएसएल के अंदर बेहतर कर सकें, लेकिन उन्होंने भी अपने जोबन नहीं दिखाए। शुरू शुरू में बलूचिस्तान के लिए एहसन जो थे, उन्होंने एक दो मैचेस के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन उसके बाद वो भी मुरझा से गए, ड्रॉप भी हो गए। तो मुझे इस पीएसएल के अंदर जो सबसे बड़ा दुख लगा कि जो हमारे प्लेयर्स हैं उन्होंने बैक स्टेप लिया, और सिर्फ आपको जो ऑलरेडी पाकिस्तान के 11 के अंदर खेलते हुए प्लेयर्स हैं उन्होंने ही परफॉर्म करके दिया, और जो ओवरसीज प्लेयर्स थे उन्होंने परफॉर्म करके दिया। हमारे जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स थे और इमर्जिंग प्लेयर्स थे,
उनकी तरफ से कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। इस वजह से इस पीएसएल के अंदर मैं बहुत ज्यादा डिसहार्ट हुआ इसके बेस के ऊपर। ऑन दी अदर हैंड जब मैं इंडिया की तरफ देखता हूँ तो हर आईपीएल के सीजन के अंदर मुझे उनका एक अच्छा प्लेयर नजर आता है, और हर अंडर 19 की वर्ल्ड कप वो जीत रहे हैं। हर बैक टू बैक उन्होंने वर्ल्ड कप जीते अंडर 19 के, और उनकी अंडर 19 की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। इसका मतलब है कि इंडिया की क्रिकेट जो है वो हमारी क्रिकेट से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और वो तो है ही है, लेकिन उनकी जो डोमेस्टिक लेवल है तो वो तो लीप्स एंड बाउंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो होपफुली पीएसएल हमें थोड़ा और डिविडेंड दे, हमें कोई अच्छे प्लेयर्स दे। इसके ऊपर बहुत ज्यादा मैं डिसहार्ट हूँ इस बात पर। ठीक है, अच्छा अभी हम आते हैं इस पीएसएल के ऊपर ओवरऑल। तो पीएसएल कैसे रहा? आप पूरे इस पीएसएल को कैसे देखते हैं? पीसीबी ने इसका इनेकाद कैसे किया? सबसे बड़ी बात जो पीएसएल कैसा रहा, इस लिहाज से तो मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि जिसे कहते हैं टेंशन फ्री पीएसएल गया। फॉर वंस इट हैपेंस, राइट? पहले टुकड़ों में नहीं हुआ पीएसएल, यकमुश्त हुआ। और क्राउड भी जो था वो दूसरे हाफ के अंदर फुल क्राउड आया स्टेडियम के अंदर। और जो हमारे जो फ्रेंचाइजी थे उन्होंने भी शुक्र अदा किया होगा कि उनको भी कुछ पैसे मिलने हैं, उस क्राउड के भी पैसे मिलेंगे उनको। उन्होंने उनके जो हालात पतले हैं, मैंने सुना है पीएसएल के फाइनेंसिंग वाइज, उन्होंने इस बात पर भी शुक्र अदा किया होगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी स्टार्ट थी कि एक टेंशन फ्री पीएसएल हमारा निकल गया फाइनली। 6 ट्राइयों के बाद एक टेंशन फ्री पीएसएल निकला। अब हमें एक मेजर अगला स्टेप लेना है। अगला स्टेप क्या है कि पीएसएल जो है वो पूरे 5-6 सिटीज के अंदर होना चाहिए। एक मेजर स्टेप है, लेकिन ये मुझे कम से कम आप 4 सिटीज में तो आप कम से कम करें। मुल्तान में करें, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में करें, लाहौर में करें, कराची में करें, पिशावर में भी कर सकते हैं। कम से कम 4 सिटीज के अंदर तो जरूर करें, ठीक है? और देखेंगे आप पीएसएल से हमें ये बात साबित हुई, अगर लोकल टीम खेल रही है तो लोकल लोग आएंगे, उस टीम को सपोर्ट करेंगे और स्टेडियम को भरेंगे। लाहौर ने ये साबित किया। पूरा स्टेडियम फुल था, वो समाई कुछ और लगा हुआ था। तो मेरे ख्याल से पीएसएल जो है वो दूसरे जो पीसीबी इस बात से थोड़ा वो देखेगी कि हमें ना स्टेडियम भरने हैं, तो अगर दूसरे स्टेडियम्स में जाना पड़ेगा। और जो सबसे अच्छी बात जो मैंने सुनने में आई है कि इस पीएसएल के जो वेब राइट्स हैं वो वर्ल्ड कप से भी ज्यादा अच्छे को बिके। उसको वर्ल्ड कप से भी ज्यादा उनके जो वेब राइट्स है उससे ज्यादा पैसे मिले। तो ये बहुत अच्छा साइन है पीएसएल के लिए और पीसीबी के लिए कि वो पैसे बनाए। अब एक सोच मेरे जहन में आ रही है कि क्या अब ये टाइम आ गया है कि हमें एक और टीम ऐड करनी चाहिए पीएसएल के अंदर। और मेरे ख्याल से अब हमने एक टाइम आ गया कि एक अच्छी टीम ऐड करें, और उसका जो जो डिविडेंड है वो दूसरी जो टीम्स हैं उसको दें। ठीक है, अच्छा पैसों की भी बात करते हैं और ये टीम की भी बात करते हैं, लेकिन आपने जो स्टेडियम्स की बात की है, तो रमीज राजा आखिरी मैच में कमेंट्री बॉक्स में आए थे फाइनल में, और उन्होंने कहा था कि हमारा प्लान है कि हम इसको पेशावर में कराएं, मुल्तान में कराएं और कोयटा में कराएं। अब मुल्तान का स्टेडियम जो है वो तो रेडी है, पहले भी उसमें आई थिंक 2019 में या 18 मैचेस। लेकिन अगर हम पेशावर का जो स्टेडियम है वो बहुत ज्यादा, अब क्या कहें, बहुत ज्यादा खराब हालत में है। आपको और किसने सुनने कहा में आ खराब हालात में? लेकिन मेरे ख्याल से अरबाब नियाज स्टेडियम में तो काफी ज्यादा पिछले 2 सालों से काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है उधर। मतलब चल रही थी, अभी भी मेरे ख्याल से वो रेडी नहीं है। चले ठीक। वो, और जो कोयटा का मुझे नहीं पता वहां पर स्टेडियम है या नहीं, लेकिन अगर होगा भी तो वो कोयटा भी में इतनी अच्छी। कोयटा में स्टेडियम है। कोयटा में स्टेडियम है, मुझे याद है। इमरान खान ने उधर जाके जलसा भी किया कोयटा के स्टेडियम में जाकर तो कोयटा में स्टेडियम है क्रिकेट का। तो वो भी इसी तरह ही होगा, उसकी हालत भी बहुत बुरी होगी, तो इतना लेकिन देखिए, जल्दी। पिक इस तरह कर सकते हैं जैसे कोयटा के अंदर मुश्किल है। चलें ज्यादा मैचेस नहीं तो एक मैच या 2 मैच हम एक स्टेडियम तो जो गवादर का स्टेडियम है वो तो बिल्कुल तैयार है। उसमें तमाशाई तो नहीं आएंगे, और थोड़ा क्या कहते हैं सिक्योरिटी का मसला होगा। वहां अगर आप 1-2 मैच करवा सकते हैं अगर करवाना चाहें। लेकिन चलें अगर कोयटा में नहीं करा रहे तो पिशावर में करवा सकते हैं। मेरे ख्याल से 1 साल का अरसा अभी है। अगर पीसीबी अपना माइंड बना ले तो वो स्टेडियम को रेडी कर सकती है विद इन 1 ईयर। अगर नहीं भी करे तो कम से कम 4 स्टेडियम तो तैयार बैठे हैं ना, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान। तो इन 4 स्टेडियम के अंदर तो आप उसको फैला सकते हैं। तो चलें अगले स्टेप के अंदर कराची, लाहौर, मुल्तान उनमें फैला लें, और उससे फिर अगले साल
कोई मेहनत करें, 2 साल का टाइम दे उन 2 स्टेडियम को बनाने के लिए, और फिर कोयटा में जगह भी है, स्टेडियम भी है, वहाँ क्रिकेट का पुराने जमाने में मैचेस भी होते रहे कोयटा के अंदर। और पेशावर में भी मैचेस होते रहे। मुझे याद है पेशावर के अंदर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था, बैड लाइट के ऊपर ड्रेविड जो थे वो एंड में नाराज हो गए पाकिस्तानियों से कि हमने बैड लाइट की वजह से मैच एंड कर दिया और पाकिस्तान को जीत दे दी डकन वर्थ लुइस के ऊपर। तो डेविड काफी नाराज हुए थे, ड्रेविड, उस बात के ऊपर। मुझे याद है पेशावर का वो मैच। तो अगले 2 सालों के बाद पेशावर और कोयटा में करा लें, लेकिन कम से कम अगले पीएसएल के अंदर 4 स्टेडियम्स के अंदर कराए मैच। ठीक है। अच्छा, अभी आपने टीम की बात की तो रमीज राजा ने कहा था उसी कमेंट्री बॉक्स के अंदर कि 10 सीजन तक अगली टीम लाने का। तो जरूरत तो लग रही है, क्योंकि अगर आप देखें तो पाकिस्तानी काफी क्रिकेटर्स हैं जिनकी जगह ही नहीं बन रही। अहमद शहजाद हो गए, खुर्रम मंजूर हो गए, और इसके अलावा जुनैद खान हो गए। कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनकी जगह ही नहीं बन रही, तो जरूरत तो पेश आ रही है। तो टीम होनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो जरूर जरूर होनी चाहिए एक टीम। हैदराबाद की, अच्छा हमारे पास एक बहुत बड़ी सिटी है पाकिस्तान की, उसकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और भी बहुत अच्छी पाकिस्तान की सिटीज है जिनकी रिप्रेजेंटेशन हम आराम से कर सकते हैं इस पीएसएल के अंदर। और टीम होने के साथ साथ मेरे ख्याल से टीम को जो है ना काफी अच्छे राइट्स, बड़े राइट्स पे बेचना भी चाहिए, नंबर 1। और कैप भी बढ़ानी चाहिए। जो हमारा जो सीलिंग है ना प्लेयर्स की खरीदने की, उनको भी बढ़ाना चाहिए। और पीसीबी को जानबूझ के थोड़ा ज्यादा करना चाहिए, ताकि जो ये वाला जो ओनर है इनके ऊपर प्रेशर आए कि पैसा खर्च करें। ठीक है, अगर ये पैसा नहीं खर्च करें तो इनको बोले अपनी टीम बेचें। ठीक है, आप अपनी टीम बेचें, अपना प्रॉफिट पकड़ें और निकलें इधर से। ठीक है, पाकिस्तान से बाहर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके पास बहुत पैसा है, वो बहुत आराम से इन टीम्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो मुझे सबसे बड़ा मसला है इन ओनर्स के साथ कि ये हर साल जो है ना पैसों के ऊपर होते हैं। तो इनको पता होना चाहिए कि किसी भी लीग के अंदर जो ओनर्स आते हैं वो पैसे बनाने के लिए नहीं आते। वो आते हैं, ऑलरेडी रिच लोग होते हैं, वो आते हैं लीग के अंदर नाम कमाने के लिए। वो चाहते हैं। अब फवाद राना को कौन जानता था, लाहौर कलंदर के फवाद राना को इस टीम से पहले? तो वो अपना पैसा शो ऑफ करने के लिए आते हैं, वो टीम्स लेते हैं ताकि उनके पास पैसा ऑलरेडी आईटी से आ चुका होता है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस से आ चुका होता है, उनकी बहुत बड़ी किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आ चुका होता है, और वो चाहते हैं कि आप फेम भी लें। तो मेरे ख्याल से अगर ये ओनर्स इसी तरह पीसीबी को तंग करते रहे अबाउट फाइनेंसिंग, तो पीसीबी को चाहिए इनको पुश करे कि टीम बेचें, और पीसीबी को चाहिए कि कांटेक्ट करे ओवरसीज पाकिस्तानी को। जैसे शाहिद खान है, वो $7-8 बिलियन की उनकी नेट वर्थ है। वो ऑलरेडी अमेरिका के अंदर उनके पास एक टीम है, इंग्लैंड के अंदर उनके पास एक टीम है। पीसीबी के लिए $10-15 मिलियन के लिए वो एक टीम पीसीबी के अंदर ले लें, उनके लिए कोई मसला ही नहीं है। वो तो पीनट्स है उनके लिए। तो उनको जाके कांटेक्ट करे। इस तरह पाकिस्तान के, अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी बहुत अमीर लोग हैं, उनको कांटेक्ट पीसीबी करे और उनको बोले कि भाई आपके लिए फेम हासिल करने के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आए और पीसीबी के अंदर इन्वेस्ट करें। ठीक है। अच्छा, फ्रेंचाइजीज के बारे में भी हमने सुना है कि इन्होंने तकरीबन 90 करोड़ के आसपास पैसा कमाया है इस पीएसएल में, सिर्फ इन स्पॉन्सरशिप से। तो जब रमीज राजा चेयरमैन बने थे तो मीडिया ने काफी तनकीद की थी, और मेरे ख्याल से आपने भी की थी, कि उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की कोई तजुर्बा नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो पीएसएल इस बार बहुत ज्यादा कामयाब रहा है। तो बहुत ज्यादा। इसमें एक तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, वर्ल्ड कप में उसकी अच्छी परफॉर्मेंस भी रही है। पाकिस्तान ने इंडिया को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, तो उस वजह से भी स्पॉन्सरशिप ज्यादा मिली। दूसरा, मेरे ख्याल से इसमें कहीं ना कहीं रमीज राजा का भी हाथ रहा है। जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट को प्रमोट किया है, स्टैंड लिया है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जब उन्होंने मना किया था, जब इंग्लैंड ने मना किया था, तो रमीज राजा का एक वाज़ेह स्टैंड नजर आया था। तो अब आप कैसा समझते हैं कि जब से रमीज राजा चेयरमैन बने हैं, बेहतरी आई है क्रिकेट में? देखिए, पीएसएल की हद तक तो देखें तो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये जो पीएसएल गया है, जिस तरह एक ही यकमुश्त ये पीएसएल हो गया, ठीक है, तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन देखें, बात वही है, मैंने रमीज राजा को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि मेरे ख्याल से रमीज राजा के पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल नहीं है। लेकिन रमीज राजा ने अब शो किया कि वो ये काम कर सकते हैं। शो किया कि उनके पास कोई ना कोई प्लान है और उनका प्लान जो है वो काम कर रहा है।
और अब मुझे नहीं पता, अब मुझे शायद ये उनका अगर बंदे के पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल ना हो तो दूसरे बंदे हायर कर लेते। क्या उन्होंने बंदे हायर करके अच्छी पीसीबी के अंदर हायरिंग की है और वो अच्छे अपनी अच्छी मैनेजमेंट करवा रहे हैं। तो अभी थोड़ा मेरे ख्याल से अभी जो डायरी जो है ना ये स्टिल आउट है। अभी इस बात का फैसला नहीं कर सकते कि रमीज राजा एक बेहतरीन नूर खान की तरह जिस तरह हमारे थे एडमिनिस्ट्रेटर हैं कि नहीं। अभी मेरे ख्याल से ये फैसला स्टिल आउट है। पर जब अभी तक के लिए मैं कूडोस कहूंगा, अभी तक के लिए कहूंगा कि रमीज राजा जॉब वेल डन। पीएसएल में जबरदस्त पीएसएल हुआ, वेल डन। पीएसएल से पाकिस्तान ने पैसे भी बनाए, स्पॉन्सरशिप भी अच्छी आई, जॉब वेल डन। जो मेन काम है जो रमीज राजा के पीसीबी के अंदर पैसे लेके आना, वो अच्छा आया, जॉब वेल डन। और जो दूसरा बात, सबसे बड़ी बात, रमीज राजा ने जो की है, जिसके लिए मैं उसका लाख लाख शुक्र अदा करूंगा कि मिसबा और वकाश यूनुस से जान हमारी छुड़वा दी। तो उसके लिए तो थैंक यू सो मच। उसके लिए तो थोड़े दिनों के लिए ना, एक साल के लिए मैं रमीज राजा की सारी गलतियां माफ कर दूंगा। उसके लिए, इसके बाद तो मैं वो जान छूट गई है तो आप देखें ना कैसी बेहतरी आई है टीम के अंदर। लेकिन जो रमीज राजा का काम है वो कर रहे हैं। पीसीबी के अंदर पैसा आ रहा है, दैट्स आई लाइक इट, बिग थम्स अप ऑन दैट। तो मैं ख्याल है यूट्यूब के ऊपर स्पॉन्सरशिप ले लेके इधर उधर के टपाल की और फिर लिप्टन की, शायद रमीज राजा को थोड़ी मार्केटिंग भी आ गई है। तो शायद पीसीबी के लिए वो इस तरह का काम कर रहे हैं। तो जॉब वेल डन इन दैट रिगार्ड। पीएसएल ने इस साल पैसे खूब कमाए, मजा आया पीएसएल ने। अच्छा, स्पॉन्सरशिप का अंदाजा आप यहाँ से लगाएं कि कराची किंग्स सबसे ज्यादा बुरी परफॉर्मेंस 10 में से एक मैच जीती है। कल रात को इन्होंने कोई वीडियो डाली, शायद आपने देखी भी हो, इमाद वसीम की वीडियो डाली है जिसमें वो पीएसओ की वो इश्तेहार चला रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगा लें कि इतनी घटिया टीम, इतनी घटिया परफॉर्मेंस, लेकिन स्पॉन्सरशिप उनको भी मिल रही है, तो अच्छा खासा पैसा मिला है इनको। लेकिन यार कराची जैसा भी हो, अच्छी टीम इस दफा नहीं गई, लेकिन कराची के साथ 4 करोड़ लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं। तो उसको तो मार्केटिंग टीम जो है ना वो तो उसको उसका क्या कहते हैं ना, थोड़ा सा वेटेज देगी, नंबर 1। और नंबर 2, जो पीएसएल इस साल जो पूरा पाकिस्तान में हुआ है ना, और लोग जाके देख रहे हैं, तो मार्केटिंग कंपनीज देख रही हैं कि इस दफा जो है ना लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट है पीएसएल के अंदर। जब इंटरेस्ट आएगा तो ऑफ कोर्स कंपनीज पीछे पीछे आएंगी इश्तेहार लेकर के, हमारे इश्तेहार भी चलाओ। तो लेकिन थोड़ा सा एक चीज मैं कहूंगा पीसीबी को, देखिए कमेंटेरी जो होनी चाहिए ना वो टॉप ऑफ द टॉप क्लास होनी चाहिए। ठीक है, आप पैसे इश्तेहारों के ज्यादा पकड़ें पर इश्तेहार कम चलाएं। हर 30 सेकंड बाद एक जो इवन कमेंटेटर जो इश्तेहार कह रहा है ना, उससे कभी कभी जो है ना वो मजाक किरकिरा हो जाता है। आप बोल दें कि भाई ठीक है, मैं सिर्फ तेरा इश्तेहार 10 दफा चलाऊंगा लेकिन पैसे मैं ज्यादा लूंगा। लेकिन जब आप 10 दफा चलाएंगे तो इश्तेहार की वैल्यू होगी, ठीक है। लेकिन हर जब 30 सेकंड बाद जब इश्तेहार आ रहा होगा तो उस इश्तेहार की कोई वैल्यू नहीं होगी। जिसने चाय पीनी होगी वो कहेगा यार दफा करो चाय को, यार कुछ और लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ना थोड़ा सा ना कम करना चाहिए, थोड़ा सा ना आप इस बात के ऊपर आप देख लें। आप अगर आपने ना प्रोडक्शन देखनी है ना क्रिकेट की, मेरे ख्याल से आईपीएल को देख लें, क्या जबरदस्त प्रोडक्शन करते हैं। देखें, हमें सीखना चाहिए, भले जहां मर्जी से क्या कहते हैं ना हमें सीखने का मौका मिले। मेरे ख्याल से आईपीएल की प्रोडक्शन है वो एनएफएल को भी कभी कभी मुझे लगता है, एनएफएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है पैसों के लिहाज से, वो कभी कभी मुझे भी वो भी लगता है कि उसको भी क्रॉस कर जाती है। तो मेरे ख्याल से हमें सीखना चाहिए कि कितना उनकी प्रोडक्शन देख के ऐसा लगता है जैसे किसी ने प्रोडक्शन के साथ ना प्यार किया हुआ है, प्रोडक्शन के पैसे लेके की भी नहीं है। तो हमें सीखना चाहिए उनसे। सही है। अच्छा, अगर आपने ये पीएसएल देखा होगा तो उसमें जो उर्दू कमेंट्री का मयार है वो आपको कैसा लगा? सॉरी, मैं उर्दू कमेंट्री मेरे पे आती नहीं है तो मैंने देखी नहीं। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। मैं इसका आंसर नहीं दूंगा। लेकिन मुझे इंग्लिश कमेंट्री का भी म्यार को इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा। इंग्लिश कमेंट्री जो थी, मैं आपको जो बात कहता हूँ, जब मैं मैचेस देखता हूँ ना तो कमेंट्री की तरफ से ना मुझे तजिया आना चाहिए। मुझे मैच सिचुएशन के अंदर वो मुझे बताएं कि अल्टरनेटिव क्या हो। अच्छा, कप्तान ये डिसीजन भी ले सकता है, कप्तान वो डिसीजन भी ले सकता है। फैबुलस शॉट, भाई मैं भी मैच देख रहा हूँ, मैं भी टीवी पे देख रहा हूँ, मुझे भी नजर आ रहा है कि उसने फैबुलस शॉट मारी है। उसने थर्ड मैन की तरफ शॉट मार दिया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है, मुझे नजर आ रहा है कि उसने थर्ड मैन पे शॉट मार दी है।
आप मैच का तजिया दें, आप मुझे बताएं कि इस सिचुएशन के अंदर मेरे ख्याल से ये करना चाहिए, इस सिचुएशन के अंदर ये अल्टरनेटिव पोजीशन भी हो सकती है, ये भी कर सकते हैं, फला बॉलर को लेके आ सकते हैं। आप मैच का तजिया दें, और तजिया में मेरे ख्याल से जो एनालिसिस के अंदर, जो मैच एनालिसिस के अंदर इस दफा जो थे, ये नहीं कहूंगा कि उनको आता नहीं था, लेकिन वो बहुत कमजोर थे। ठीक है, इनको उसके ऊपर काम करना चाहिए। जो हमारे कमेंटेटर्स का पैनल था, मेरे ख्याल से कमेंटेटर्स के पैनल ने बहुत ज्यादा मुझे मायूस किया, और 3 मैचेस के बाद मुझे पता चल गया कि अब एग्जैक्टली तीसरी बॉल के ऊपर क्या आना है। सेहत कार्ड का मुझे अमेरिका के अंदर पता चल गया, मैं यहां से अप्लाई करने लगा हूं। भाई एक दफा बता दिया, 10 दफा बता दिया, 22वां दफा बताएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे ख्याल से थोड़ा सा ना कमेंटेटरी का जो मेयार है उसको बेहतर करना चाहिए। अच्छा, अगर आप उर्दू कमेंट्री सुनते तो फिर आपको पता लगता है कि कमेंट्री थी कैसी। देखें अगर थर्ड मैन पर चौका मर रहा है या स्ट्रेट छक्का लग रहा है, टीवी के ऊपर आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप रेडियो पे मैच नहीं देख रहे, सुन हाँ, रहे, आप टीवी पे मैच देख रहे हैं, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसने छक्का लगा दिया बॉलर के सर के ऊपर से। हम देख रहे हैं, हमें पता चल रहा है। आप हमें तजिया दें, बताएं कि यार हमें इस सिचुएशन के अंदर क्या करना है। सही है। अच्छा, अगर हम देखें तो कल मेरे ख्याल से एक न्यूज आई है, जेसन रॉय ने आईपीएल छोड़ने का फैसला कर लिया, ना खेलने का फैसला किया है। उसकी वजह ये बताई है कि ये 2 महीने का बबल वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अगर हम पीएसएल को भी देखें तो ये 1 महीने का हो गया है, और अगर ये टीम बढ़ती है तो ये भी 1.5 महीने या 2 महीने तक चला जाएगा। तो ऐसे में अगर हम देखें तो ग्रुप मैचेस जो होते हैं, इनमें एक टीम जो है वो हर टीम से 2-2 मैचेस खेलती है। तो अगर इसको एक एक मैचेस कर दिए जाएं तो इससे एक तो क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलेगी, और दूसरा ये इसका जो टाइम है ये भी कम हो जाएगा, क्योंकि बबल की वजह से आज तक जो प्लेयर्स हैं बहुत ज्यादा तंग हो जाते हैं। कोई मसला नहीं, प्लेयर्स प्लस कोई तंग नहीं होते। जेसन रॉयस को सिर्फ $2,50,000 मिल रहे थे, और उसने कहा कि 2,50,000 के लिए मैं 2 महीने आईपीएल के अंदर खज्जल ख्वारी करूं। और आईपीएल के अंदर वो फॉरेन प्लेयर्स को रगड़ा भी काफी लगाते हैं। तो यार मैं 2 महीने $2,50,000 के लिए खज्जल ख्वारी करूं, तो इससे अच्छा है कि मैं कोई इश्तिहार के अंदर कोई इश्तिहार ले लूं, उससे मुझे $3 लाख मिल जाएंगे, $4 लाख मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से इट्स ऑल अबाउट मनी। यही है कि जेसन रॉय को $2 मिलियन मिलते, तो जेसन रॉय 2 महीने आराम से, वो बगैर किसी बबल के, बगैर के मेरा कोई बच्चा पैदा हुआ है अभी अभी, मैं उसके साथ टाइम, वो कहता है भाई मेरे बच्चे को $2 मिलियन में से मैं $5 लाख दूंगा ना, वो खुद मुझे उसी वक्त कहेगा अबू आप जाएं खेल कर आए बाद में आप मेरे साथ टाइम स्पेंड कर लेना। एक खिलाड़ी जो होता है, जेसन रॉय 32-33 ईयर्स ओल्ड के, उनका प्राइम 5 से 6 साल उनका प्राइम है। ठीक है, तो उनको भी पता है कि मैं 5 से 6 साल के अंदर मैंने जितने पैसे कमाने कमा लूं, उसके बाद मैंने बस क्या कहते हैं इन्हीं पैसों पे अपनी जिंदगी पूरी गुजारनी है, अनलेस के मैं कमेंटेटरी में चला जाऊं या मैच एनालिसिस के अंदर चला जाऊं। तो जेसन रॉय की जो पर्सनालिटी है, मुझे नहीं लगता कि वो कहीं मैच एनालिसिस के अंदर कहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से देखा जाए, मेरे ख्याल से जेसन रॉय जो थे ना, थोड़े नाराज थे, थोड़े अफसुर्दा थे पैसों के मामले के ऊपर, के उनकी जो उनकी वर्थ के लिहाज से 2,50,000 बहुत बहुत कम थे। वो मैं 5 मैचेस के लिए वो पीएसएल के अंदर आराम से उन्होंने $1 लाख से ज्यादा ले लिया होगा। तो वो पूरे 2 महीने के लिए 2,50,000 पे कहाँ खेलते हैं। वो पैसों का मसला है, वो पैसे अगर उनके हल कर दें, वो खुद दौड़ लगा के आएंगे वापस। ठीक है। अच्छा, अगर हम और एक पीएसएल और की बात, टीमों को पीएसएल के बाद 2 मैचेस आर गुड इनफ। मेरे ख्याल से 2 मैचेस, एक मैच नहीं करना चाहिए। टीम भी भरा दें तो एक मैच नहीं करना चाहिए। आप देख लें, अब तो आईपीएल के अंदर वो तो टीम भी भरा दी है और मैचेस भी ज्यादा कर दिए। ठीक है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है मेरे ख्याल से, जो बबल का सिस्टम है, चले इस साल तो हो गया, अब अगले साल देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। उम्मीद करते हैं कि अगले साल बबल वाला सिस्टम ना हो। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि होम एंड अवे का सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, अगर प्लेयर्स को पैसे अच्छे मिले और क्राउड क्राउड अच्छा मिले, गेम अच्छे मिले, तो प्लेयर्स जो हैं वो एंजॉय करते हैं और टीम्स को एंजॉय करते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है इस साल अबाउट बेंजामिन्स टीम। आप फ्रेंचाइजीज को बोलें कि अपने पैसों पर प्लेयर्स के ऊपर पैसे लगाएं।
सीलिंग ठीक है। भराएं और पैसे लगाएं। अच्छा, अगर हम बबल को भी देखें तो इस साल बबल कैसे रहा, क्योंकि पिछली बार काफी इस तरह न्यूज आई थी कि होटल का जो स्टाफ था वो भी प्लेयर से मिल रहा था, और जो होटल के अंदर जो लोग आए हुए थे वो भी प्लेयर से मिल रहे थे। तो इस बार मेरे ख्याल से थोड़ा सा सख्त रहा है। लेकिन अगर हम एंड में देखें तो पीसीबी ने हाथ थोड़ा सा हल्का कर दिया था, क्योंकि जब ये एलेक्स हिल्स वापस आए थे तो इनका जब टेस्ट कोविड आया तो उन्होंने टीम को ज्वाइन कर लिया था, और कामरान अकमल ने इस बात पे शिकवा भी किया था अपने उस वीडियो में जो वो यूट्यूब पर डालते हैं कि पीसीबी ने हाथ हल्का कर दिया है। तो कैसा रहा ये बबल का एक्सपीरियंस? तो ना सिर्फ एलेक्स हेल आए, एक सरप्राइज एंट्री भी आया। मुझे लगा जैसे मैं WWE की सरप्राइज एंट्री देख रहा हूँ। पॉल स्टर्लिंग भी आ गए जी एकदम से मैच खेलने के लिए। मैं कहा एक सरप्राइज एंट्री आ गई। उधर से लाहौर कलंदर भी एक सरप्राइज एंट्री करने की सोच रहे थे राशिद खान की, वो भी वरना ऑलमोस्ट नहीं। उन्होंने करा ही दी थी। तो तो लेकिन जिस लिहाज से ना मुझे थोड़ा सा एक ये बबल की मैं बात करता हूँ, लेकिन इस लिहाज से मैं थोड़ा सा करूंगा कि ना थोड़े हार्ड कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। ठीक है, वंस द प्लेयर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, हमारे कॉन्ट्रैक्ट जो हम प्लेयर्स के साथ करते हैं सॉफ्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं। कभी भी प्लेयर कहता है कि मैं जा रहा हूं तो आप उसको जाने देते हैं। अब मेरे ख्याल से हम उस स्टेटस पे आ गए हैं कि हमें हार्ड कॉन्ट्रैक्ट करने चाहिए कि भाई आपने अगर हमारे साथ 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया, हम आपको $2.5 लाख देंगे, $3 लाख देंगे, आप 1 महीने के लिए हमारे साथ बाउंड है। अनलेस कि आपकी बड़ी इंजरी नहीं हो, अगर इंजरी भी हो तो आप टीम के साथ बाउंड है, 1 महीने आपने टीम के साथ रहना है। ठीक है, तो दैट्स द ये हार्ड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और प्लेयर को भी पता होना चाहिए कि मेरी इंजरी भी होगी तो मुझे फिर भी पैसे मिल रहे हैं। तो हार्ड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब पीएसएल का जो है ना स्टेटस बढ़ गया है। हैविंग सेड दैट, बबल की बात जो है, पिछले साल मेरे ख्याल से प्लेयर्स को अभी इतनी सबको वैक्सीन नहीं लगी हुई थी। इस साल मेरे ख्याल से सबने वैक्सीन लगाई हुई थी। तो 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 अगर उनका कोविड का एक्सपोजर भी हो रहा था तो वो उनको लग नहीं रहा था वैक्सीन की वजह से। तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा फैक्टर था वैक्सीन इस साल। अगर प्लेयर्स को वैक्सीन ना होती है, जिस तरह स्टेडियम में लोग आ रहे थे, क्योंकि मैंने नहीं देखा गेंद को इतनी दफा साफ करते हुए, तो जिस तरह स्टेडियम में लोग आ रहे थे और जिस तरह ये कोविड जो है स्पेशली जो ओमिक्रॉन था, जितनी तेजी से वो फैल रहा है, तो मेरे ख्याल से प्लेयर्स को कोविड फिर भी बहुत ज्यादा इस साल भी होना था। मेरे ख्याल से वैक्सीन जो थी ना उसने बचत करा दी इस साल। अच्छा, अगर हम पीएसएल की टीमों को देखें तो क्या आपको एक बैलेंस टीमें नजर आती हैं? नहीं, पीएसएल की टीमों में सबसे बड़ा इनबैलेंस तो आप खुद देख लें। कराची किंग्स 4 करोड़ लोगों की जिसे कहते हैं ना उम्मीदों से वाबस्ता, और उसकी टीम जो है वो इंतहाई अनबैलेंस है। लेकिन देखें, ये जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अब हमें इस चीज को भी हम इंजॉय करेंगे, जिस तरह हम अमेरिका के अंदर या यूके के अंदर करते हैं, कि लोग जो है वो ना सिर्फ टीम को एंजॉय करते हैं, वो बल्कि टीम किस तरह मैनेज हो रही है उसको भी एंजॉय करते हैं, और उसको भी क्रिटिसाइज करते हैं। वो भी एक अलग गेम है, वो भी एक अलग क्रिटिक लेवल है। तो अब हम जिस तरह कराची किंग्स की मैनेजमेंट को हमने इस साल लताड़ा है, तो उनके ऊपर भी अब प्रेशर है। कराची टीम्स के मैनेजर्स के ऊपर भी प्रेशर है कि अगली दफा हमें एक अच्छी टीम सेलेक्ट करनी है, वरना यार हमारे को हमारा बॉस निकाल देगा, कहेगा। बल्कि इस साल तो निकाल देना चाहिए, इस फ्रेश उसके साथ आना चाहिए। और जिस तरह हम आकिब जावेद को लताड़ रहे थे पिछले 6 सालों से, तो उसके उसके ऊपर भी, हालांकि आप इवेंचुअली 7वें साल में वो डिविडेंड पेड आउट हो गया, लेकिन 6 साल की हार के बाद 7 सालों बाद अगर आपको रिजल्ट आ रहा है तो मेरे ख्याल से टू लेट। मेरे ख्याल से लाहौर को आकिब जावेद की मैनेजमेंट से बहुत सालों पहले ही खैर बात कर देना चाहिए था। हैविंग सेड दैट, तो मैं आपकी सवाल की तरफ आते हुए कि ये अब ये एक और एक नई गेम चल गई है। अब हम मैनेजमेंट को भी क्रिटिक किया करेंगे, और टीम की मैनेजमेंट, अच्छी मैनेजमेंट को हम एंजॉय करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगता है जो बंदा इस्लामाबाद की टीम पिक करता है ना, वो क्लास का आदमी है। ठीक है, लेकिन उनकी जो कोचिंग स्टाफ है मेरे ख्याल से उसके अंदर जो है ना, जब से डीन जोन्स गया उसके ना थोड़ा सा मसला आ रहा है। कोचिंग स्टाफ के ऊपर उनको ना थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये मेरे ख्याल से ये पीएसएल का अब हम इसको एंजॉय करेंगे कि मैनेजमेंट किस तरह जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अगले साल कराची जो है वो अच्छी मैनेजमेंट के साथ आए। और इस साल से अगर देखा जाए तो सबसे स्ट्रांग टीमें जिन्हें जो मैनेजमेंट वाइज, मुल्तान सुल्तान, लेकिन उनकी बॉलिंग थोड़ी सी वीक थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड मुझे बहुत अच्छी स्ट्रांग टीम लगी, लेकिन उन्होंने एंड में मुझे डिस्टर्ब किया। लाहौर की मुझे मैनेजमेंट सबसे बुरी लगी,
लेकिन देखें वो जीत गए। कभी कभी ऐसा भी होता है। अच्छा, ये टूर्नामेंट देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया का टूर्नामेंट वो जो छोटी टीमें होती हैं SSU 8 उनके साथ चल रहा हो। क्योंकि अगर हम देखें, कोयटा को देख लें, कराची को देख लें, एक ही तरह की टीमें हैं। पेशावर ज़ल्मी भी किसी न किसी तरह प्लेऑफ में तो पहुंच गई, लेकिन वो भी डिजर्व नहीं करते थे। अगर हम लाहौर को देखें तो बॉलिंग उनकी अच्छी है, लेकिन बैटिंग फखर जमान के इर्द गिर्द घूमती रही। इस्लामाबाद पहला इन्होंने मरला अच्छा खेला कराची में, लेकिन दूसरे मरले में इनकी इंजरीज बहुत ज्यादा हो गई और ये अपने 5 में से 4 मैचेस हारी। तो मुल्तान के अलावा मुझे सारी टीमें कमजोर नजर आई। तो बैलेंस का बहुत बड़ा फर्क नजर आया मुझे ऑस्ट्रेलिया लेकिन बच्चों के साथ ज्यादा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देखा जाए ना, देखें मुल्तान की सबसे स्ट्रांग टीम थी, अच्छी टीम थी, ठीक है। लेकिन वही चीज उनको कॉस्ट भी कर गई ना। अब वो सारे मैचेस जीतते आ रहे थे और प्रेशर सिचुएशन जो नीचे जो प्रेशर जो था वो उसके लिए वो कभी प्रिपेयर ही नहीं हुए। ऑन द अदर हैंड लाहौर जो था वो प्रेशर सिचुएशन से खेलता हुआ आया था और वो जिसे कहते हैं ना, एंड जब प्राइम टाइम के ऊपर उसने पीक किया, ठीक है। तो इस्लाम जो मुल्तान का तक मुझे मसला था, जो जहां तक जो मुल्तान की कोचिंग स्टाफ था जो बेहतरीन है, बेहतरीन कोचिंग स्टाफ है मेरे ख्याल से, उसको बस एक चीज करनी चाहिए थी कि जब उनको पता चल गया कि वो पहली या दूसरी पे क्लिक कर गए, ठीक है, अब वो इस पहली दूसरी पोजीशन से नहीं हट सकते, तो उनको अपने कुछ प्लेयर्स को रेस्ट देना चाहिए था और अपनी टीम को थोड़ा सा ना एक्सपोज करना चाहिए था दूसरी टीम्स के खिलाफ, ताकि जो नीचे से भी उनके प्लेयर को थोड़ा प्रेशर पड़ के वो भी फॉर्म में आए, थोड़ा सा वो भी प्रेशर सिचुएशन में खेल पाए। हालांकि सारे जिसे कहते हैं प्रोफेशनल प्लेयर हैं, लेकिन जब आप बहुत अरसा बगैर प्रेशर वाली सिचुएशन के साथ खेलते जाए ना, तो एकदम से जब कोई प्रेशर सिचुएशन आती है ना, तो आपकी टीम धड़ाम से गिर जाती है, और जो हमें फाइनल में दिखा। तो बस ये एक जो मुझे मसला लगा मुल्तान सुल्तान का। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखें एक दफा जो है ना इस्लामाबाद ने बार हाई कर दी है, ठीक है, इस PSL के अंदर। तो अब अगली 5 टीमें जो है ना वो इस्लामाबाद को, सॉरी, वो मुल्तान सुल्तान को देखेंगी, ठीक है। और अगली दफा वो जो उनकी मैनेजमेंट है वो मुल्तान सुल्तान की जो मैनेजमेंट से अच्छा करने की कोशिश करेंगी, अच्छे प्लेयर्स पिक करने की कोशिश करेंगी। तो ये मुकाबला इसी तरह, ये हेल्थी कंपटीशन इसी तरह चलता रहेगा। तो ये इस चीज को तो हमें एंजॉय करना पड़ेगा, एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, और जो ड्यू फैक्टर है वो हमें नजर नहीं आया, और उसकी वजह ये थी कि मेरे ख्याल से PCB ने स्प्रे करवाए थे ग्राउंड के अंदर। कराची में तो इतनी ड्यू नहीं पड़ती इस मौसम में, लेकिन लाहौर में हमें खबरें मौसूल हो रही थी कि अच्छी खासी ड्यू पड़ रही है, लेकिन हमें वो फैक्टर नजर नहीं आया क्योंकि PCB ने काफी इंतजाम किए थे इस बारे में। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ठीक है। मैं पिछले पूरे साल ये इस चीज के ऊपर मैं कहता रहा कि इनको जो गोल्फ कोर्स है उसके ऊपर ये स्प्रे करते हैं। वो स्प्रे क्या करता है, हल्का सा मोमी जामा टाइप चीज जो होती है ना, वो घास के ऊपर पना देती है। जब वो पड़ती है ड्यू, तो घास पे ड्यू लगने के बजाय वो जमीन के अंदर शबनम चली जाती है, ठीक है। तो मैं PCB को कह रहा था कि यार, और वर्ल्ड कप के ऊपर भी मैंने काफी ज्यादा शोर मचाया कि यार ये स्प्रे करवाएं, ड्यू से मैच खराब हो जाता है और अगली जो टीम टॉस जो हार जाती है उसको अनड्यू जिसे कहते हैं ना डिसएडवांटेज हो जाता है। तो मेरे ख्याल से PCB ने बहुत जबरदस्त काम किया। और जब तक देखें बैट एंड बॉल का मुकाबला हो और ऐसा ना लगे कि टॉस जीतो मैच जीतो, जिस तरह पिछली दफा PSL हो रहा था, टॉस जीतो मैच जीतो, फिर एनालिसिस करने का दिल ही नहीं करता था। फिर लोग हमारे एनालिसिस सुनते भी नहीं थे, कहते भाई हमें पता है एनालिसिस करने का क्या फायदा, जिस टीम ने टॉस जीतना उसने मैच जीत जाना, तो छोड़ो एनालिसिस क्यों सुने हम तेरे। तो बहुत जबरदस्त काम किया। थैंक यू सो मच। अगर PCB ने वाकई स्प्रे के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, थैंक यू सो मच PCB, गुड फॉर देम। मैंने न्यूज में सुना था कि हुआ है इस तरह, स्प्रे करवाए गए। चले रमीज राजा कम से कम क्रिकेटिंग माइंड है, उनको पता चल गया कहाँ क्रिकेट के लिए कहाँ अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो वंस मोर टाइम मैंने रमीज राजा पर तनकीद जरूर की है, लेकिन मैं अप्रिशिएट जहां जहां वो अच्छा काम करेंगे मैं अप्रिशिएट करूंगा कि थैंक यू सो मच रमीज भाई, आपने बड़ा जबरदस्त काम किया। चलें, अभी टाइम कम रह गया है तो हम सीरीज की तरफ आ जाते हैं। हमारा आखिरी सेगमेंट है। तो 4 तारीख से टेस्ट मैच स्टार्ट होने वाला है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बुरी खबर यह है कि नवाज पहले ही अनफिट हो चुके हैं और अब हसन अली भी और फहीम अशरफ दोनों ही पहले टेस्ट मैच से बाहर हो चुके हैं, और जो दूसरा टेस्ट मैच है उनमें भी इनकी शिरकत मशकूक है। तो अगर हम हसन अली को देखें तो T20 में तो उनकी इतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन ये
जो आखिरी 2 टेस्ट टेस्ट क्रिकेट मैच है, उसने जीता है, आखिरी 2 टेस्ट मैचेस उसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है उसने यार। जी टेस्ट मैचेस में ये दूसरे विकेट टेकर हैं पिछले साल में शाहीन अफरीदी के बाद। और जो फ़हीम अशरफ है, उनकी भी बॉलिंग में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन बैटिंग में लोअर ऑर्डर में उनकी अच्छी खासी परफॉर्मेंस है। और 2020 के बाद बाबर आजम से ज्यादा रन हैं इनके। तो आपने तो मेरे ख्याल से पहले भी कहा था कि पाकिस्तान आसानी से इनको मार देगा, तो अब कैसे देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के 2 मेन प्लेयर्स आउट हो चुके हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा पाकिस्तान को झटका है। देखें, बहुत बड़ा झटका है। आप हसन अली की परफॉर्मेंस देख लें। हसन अली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब हम इधर खेल रहे थे, उसमें अंदर भी मेरे ख्याल से एक मैच के अंदर 10 विकेटें ली थी। 10 हाँ, बांग्लादेश के खिलाफ भी उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। और दोनों साउथ अफ्रीका की सीरीज के अंदर भी और बांग्लादेश की सीरीज के अंदर भी नीचे से आकर फ़हीम अशरफ ने एक दफा हमारी इनिंग जब डोल गई थी, नीचे से आके उसने सहारा दिया था। तो दोनों सीरीज के अंदर एक ऐसी सिचुएशन आई थी। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा-सा, जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तान के लिए सेटबैक है। थोड़ा-सा नहीं, बहुत बड़ा सेटबैक है। अब हसन अली के लिए आते कौन है? मेरे ख्याल से वसीम जूनियर को, वो जो पिक किया हसन अली के लिए, वो मेरे ख्याल जो हो गया तो हो गया, ठीक है। अब अल्लाह की मर्ज़ी उस लिहाज से, लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज़ हैं उस लिहाज से देखा जाए तो कौन से अवेलेबल रिसोर्सेज़ हमारे लिए सबसे बेस्ट है? मेरे ख्याल से वसीम जूनियर इज़ नॉट अ गुड फिट राइट नाउ टू रिप्लेस हसन अली। मैं अगर होता तो मैं क्या कहते हैं, गैम्बल करता नसीम शाह पे। नसीम शाह जो हैं वो कोयटा ग्लैडिएटर की अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और मेरे ख्याल से उनकी जो है सिलेक्शन बनती है। और एक टेस्ट मैच खेल भी चुके हैं, एक बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक ले भी चुके हैं। और मेरे ख्याल से उनकी उनकी एंट्री बनती है टेस्ट की स्क्वाड में आने की। और थोड़ा-सा अगर देखें, फ़हीम अशरफ की बात करें ना, फ़हीम अशरफ की जगह कौन आएगा? इफ्तिखार उन्होंने चूज़ किया। तो क्या ये इफ्तिखार प्रॉब्ली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ इन दिस रिगार्ड कि इफ्तिखार जो है फ़हीम अशरफ को बैटिंग के लिए तो मैच अप कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया शायद फ़हीम अशरफ की बॉलिंग अच्छी खेल ले, लेकिन शायद इफ्तिखार की ऑफ स्पिन जो है वो उसको ट्रबल करे। तो मेरे ख्याल से क्या पता ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ हो जाए। आपकी लाइट आपके साथ अब खेल कर रही है अपना अलग से। हाँ, लैट का प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, ये तो आपने बिल्कुल अच्छा पॉइंट उठाया है कि हसन अली की जगह हमने वसीम जूनियर को रख लिया है, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, इनको फिटनेस के इश्यूज़ भी हैं, परफॉर्मेंस के इश्यूज़ भी हैं, और मेरे ख़्याल से उन्होंने इतनी कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली भी नहीं है अभी तक। तो बड़ा सरप्राइज़ फैसला था। नसीम शाह अच्छी फॉर्म में हैं, टेस्ट क्रिकेट खेल भी चुके हैं, डेब्यू कर चुके हैं और रिज़र्व प्लेयर में भी हैं। अच्छा, एक और रिज़र्व प्लेयर में हैं यासिर शाह, इनके बारे में कहा जा रहा था कि इनके फिटनेस के इश्यूज़ हैं। तो अगर वाकई फिटनेस के इश्यूज हैं, तो उनको फिर रिजर्व में रखने का क्या तुक बनती है? देखें, यासिर शाह सरप्राइज पैकेज भी तो है ना। ठीक है, और सरप्राइज पैकेज इस लिहाज से है कि यासिर शाह ने 2-3 दफा ऑस्ट्रेलिया को यूएई के अंदर तिगनी का नाच भी नचाया हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया को हमेशा, आपने अगर रिजर्व में यासिर शाह को रख के ये रखना है कि यार आपने इसके लिए भी ना, या कभी मेंटल गेम भी हो सकता है कि यार इसके लिए भी तैयारी करनी है, ये भी आ सकता है। तो मैं अगर यासिर शाह वो क्या कहते हैं ना, फिट नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये ऑस्ट्रेलिया के साथ मेंटल गेम कर रहे हैं कि भाई, एक चीज हमें पता है कि आप स्पिन के लिए इतना अच्छा नहीं खेलते, हालांकि लेग स्पिन वो खेल लेते हैं, इतने बुरे भी नहीं है। तो वो ज्यादा मिस्ट्री स्पिनर्स के ऊपर उनका मसला होता है, स्पेशली अगर आपका ऑफ स्पिनर दूसरा कर सके। तो वो हमारे पास अब कोई प्लेयर है नहीं, लेकिन हैविंग सेड दैट यासिर शाह जो है वो एक एज ए उन्होंने रखा है मेंटल उसके लिए, हाँ, टॉर्चर के लिए उनको कह दें आप, कि इसकी भी तैयारी करनी है, यू नेवर नो, ये भी सरप्राइज एंट्री मार दे पॉल स्टर्लिंग की तरह। अच्छा, तो अभी आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान आसानी से मार देगा या फिर अच्छी खासी फाइट बैक मिलेगी? ऑस्ट्रेलिया वाले तो क्या कहते हैं, फाइट तो करेंगे ऑस्ट्रेलिया वाले, वो ये तो दैट्स अ वन थिंग दैट यू कैन ऑलवेज से अबाउट ऑस्ट्रेलिया, दैट दे नेवर गिव अप। एंड ऑस्ट्रेलिया वाले तो इस वक्त अपने, जिसे कहते हैं ना, सितारों को देख रहे होंगे और खुशियां मना रहे होंगे कि उनको लग रहा होगा कि शायद वो पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर हरा दें। और बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी उनके लिए। तो लेकिन हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान को सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो उनकी होम कंडीशंस का है, और ऑस्ट्रेलिया जो है स्पिन के आगे फंसता है। तो ऑस्ट्रेलिया अब मसला अब
बात आएगी कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के आगे कितनी अच्छी बैटिंग करता है, इसका मुकाबला होगा, और ऑस्ट्रेलिया हमारी स्पिन को कितना अच्छा खेलता है, इसका मुकाबला होगा। और बांग्लादेश के ऑस्ट्रेलिया के टूर से मैंने ये बात देखी थी कि स्पिन में वो फंसते हैं। सबसे बड़ी विकेट जो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया की होगी स्टीव स्मिथ, अगर हम उसको खामोश रखा तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान फिर भी फेवरेट है, पाकिस्तान फिर भी फेंटा लगाएगा ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, चले फिर हम अपना शो यहीं पर इख्तिताम पजीर कर देते हैं, और इंशाल्लाह जब टेस्ट मैच की सीरीज इख्तिताम होगी तो इंशाल्लाह फिर आपसे फिर बात करेंगे। बीच में भी कर लेंगे यार, ऐसी कौन सी बात है, बीच में भी आएंगे, आपसे बात करेंगे। और अगर हम मेरी प्रेडिक्शन पहले मैच के अंदर ही थोड़ी क्या कहते हैं गलत साबित हो गई। गलत साबित होती हुई नजर आई तो आप आके मुझे अकाउंटेबल करें यार जहीर भाई। आपने आज मुझे अकाउंटेबल किया कि जहीर भाई आप तो कह रहे थे लाहौर कहीं नहीं जाने लगा, बाहर होने वाला। वहां तो लाहौर जो है उसने टूर्नामेंट जीत लिया, आपने मुझे अकाउंटेबल किया इस लिहाज से। तो पहले टेस्ट मैच के बाद भी आप आकर मुझे अकाउंटेबल करें कि जहीर भाई आप तो कहते थे पाकिस्तान फेंटा लगाएगा, लेकिन मुझे लगता है फेंटा लग जाएगा, आप फिक्र ना करें इस बात के ऊपर। ठीक है। अच्छा, ये वाइट बॉल क्रिकेट का स्क्वाड जो आया है उनमें काफी ऑस्ट्रेलिया के मेन प्लेयर्स नहीं है, और वो कह रहे हैं कि हमने आराम दिया है, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि वो आईपीएल खेलेंगे, तो फिर आईपीएल डैमेज कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट को। अब आईपीएल अक्सर डैमेज करता है पाकिस्तान क्रिकेट को, तो इंटरनेशनल वाले जो हैं वो तो उन्होंने ये अपनी ये बात समझ लिया कि उनके जो प्लेयर्स जो हैं ना वो आईपीएल खेलने जाएंगे तो वो अपना स्केड्यूल इस तरह का सेट नहीं करते। ठीक है, पाकिस्तानी जो है हमेशा स्केड्यूल इस तरह सेट करता है कि वो आईपीएल के क्लैश करता है। ठीक है, तो रही बात, देखें मैंने आपको पहले भी कहा कि प्लेयर का जो कैरियर जो होता है वो बहुत थोड़ा होता है, बहुत छोटा होता है। अक्सर प्लेयर्स का कैरियर 5-6 साल का होता है। ठीक है, तो और उसके अंदर ही उसने अपने पैसे कमाने होते हैं और उस पैसों को उसने सारी जिंदगी खाना होता है। तो अगर कोई प्लेयर जिसको 5 लाख 10 लाख डॉलर मिल रहे हो और वो भी सिर्फ 2 महीने के अंदर, तो उसके बीवी बच्चे हैं, वो आईपीएल के लिए जाएगा। और अगर वो आईपीएल के लिए जा रहा है तो हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने कई एग्जांपल्स देखी हैं बाद में प्लेयर्स को रुलते हुए। ठीक है, तो जब प्लेयर्स के पास चांस है तो उनको पैसे कमाने दें। ठीक है, हलाल तरीके से कमाएं, मैच फिक्सिंग ना करें, आईपीएल लीग्स में जाके पैसे खेल रहे हैं, कोई मसला नहीं, दैट्स फाइन। क्योंकि आपको मैं आपसे बात करता हूँ, फजल महमूद कैप जो है वो जिनको दी गई है, जो शहनशाह आफरीदी ने जीती है, पाकिस्तान की क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम। ठीक है, आज कितने बच्चे फजल महमूद को जानते हैं, उन्होंने अपनी जिसे कहते हैं ना बुढ़ापा जो था वो गुमनामी में जिया। फजल महमूद जो थे उन्होंने पाकिस्तान जो था वो वाहिद कंट्री है जिन्होंने हर जो दूसरी मुखालिफ टीम के खिलाफ खेला है पहली सीरीज, उसमें अपना एक टेस्ट मैच एटलीस्ट उस टेस्ट सीरीज में जीते। इंडिया के खिलाफ पहली सीरीज खेली उसमें टेस्ट मैच जीता, इंग्लैंड के खिलाफ पहली सीरीज खेली उसमें टेस्ट मैच जीता, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली सीरीज खेली उसमें टेस्ट मैच जीता। ये पाकिस्तान टीम का रिकॉर्ड है, कोई भी टीम इस रिकॉर्ड के नजदीक नहीं आई। और उस रिकॉर्ड को हासिल करने के लिए फजल महमूद पाकिस्तान टीम का सबसे बड़ा सरमाया थे। फजल महमूद ने एक एक दिन के अंदर 40-40 ओवर किए हुए, फास्ट बॉलर थे वो, 40-40 ओवर किए हुए, लेकिन उनका नाम कोई पाकिस्तान में नहीं जानता। तो जब प्लेयर के पास चांस आए उनको पैसा कमाने में, प्लेयर को मत रोकें पैसा कमाने से। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपका, और इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती है। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच, मैं बहुत एंजॉय करता हूँ आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।